Good morning, dear students. Today we will study thermodynamic scale of temperature. It means ऊष्मागतिकीय ताप पैमाने के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ऊष्मागतिकीय ताप पैमाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो भी थर्मोमीटर अभी तक काम में लिए जा रहे थे केल्विन के बताने से पहले, वो क्या थे कि थर्मोमीटर में काम आने वाले पदार्थ के गुणों पर डिपेंडेंट थे कि उसमें जो भी पदार्थ काम आ रहा है। बात करें पारे के तापमापी पर, इसमें क्या था, पारा का स्तंभ था और जैसे ही पदार्थ का तापमान बढ़ रहा है पारे की ऊंचाई बढ़ रही थी। फिर बात आती है गैस तापमापी की। तो ये गैस तापमापी गैस के आयतन प्रसार पर डिपेंडेंट है। और यदि बात करें प्रतिरोध तापमापी की, प्रतिरोध तापमापी की, तो ये क्या है, उसमें काम आने वाले पदार्थ के रेजिस्टेंस पर, जो भी पदार्थ इसमें काम आ रहा है उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट थी। तो कुल मिला के एक एक्यूरेट आप रीडिंग नहीं ले पा रहे थे। यदि तीनों थर्मामीटर होंगे तो तीनों की रीडिंग आप एक्यूरेट नहीं कह सकते। तो एक इस तरह के थर्मामीटर की आवश्यकता पड़ी जो कि पदार्थ के गुणों पर डिपेंडेंट नहीं हो। तो केल्विन ने यह सुझाव दिया कि आप कार्नो इंजन, अब चूंकि कार्नो इंजन की दक्षता है वो पदार्थ पर डिपेंडेंट नहीं करती, वो स्रोत के तापमान और सिंक के तापमान पर डिपेंडेंट है। जैसे कि आप जानते हैं नीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 - T2/T1, और यदि बात करें ऊष्मा के रूप में तो 1 - Q2/Q1, जहां T1 और T2 क्या है, क्रमशः ऊष्मा स्रोत और ऊष्मा सिंक के तापमान है, और Q1 और Q2 क्या है, ऊष्मा स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा, और Q2 क्या है, ऊष्मा सिंक को दी गई ऊष्मा। तो इसके सिद्धांत पर केल्विन ने एक थर्मामीटर की परिकल्पना की कि इस तरह से एक तापमापी बनाया जा सकता है। अब किस तरह से कैलकुलेशन होगी, क्या मान प्राप्त होगा, उसकी गणना हम करते हैं। तो सबसे पहले ये मानते हैं कि जो कार्नो इंजन है वो θ1 और θ2 जो तापमान है उनके मध्य कार्य कर रहा है। अतः उसकी जो दक्षता का मान है, केस फर्स्ट लेते हैं हम, कि जो ताप है कार्नो इंजन के लिए वो θ1 और θ2 हैं, और जो ऊष्मा के मान हैं वो Q1 और Q2 हैं। तो इसलिए जो एफिशिएंसी है कार्नो इंजन की दक्षता, इट विल बी नीटा इक्वल टू 1 - Q2/Q1 इक्वल टू 1 - T2/T1, और वी कैन से फंक्शन ऑफ θ1 और θ2, सॉरी इट विल बी θ2 और θ1। टेम्परेचर को आप कैसे डिनोट कर सकते हैं, यहाँ हम θ1 और θ2 से डिनोट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो दक्षता है वो तापमान पर डिपेंडेंट है, फंक्शन ऑफ θ1 एंड θ2। तो इससे क्या मान निकाल सकते हैं, Q2/Q1 इक्वल टू 1 - F θ1 और θ2, और वी कैन से Q1/Q2 इक्वल टू 1 F θ1 θ2, और इससे एक नया फंक्शन कैपिटल F θ1 θ2 आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या किया आपने कि Q1 और Q2 इक्वल टू F θ1 θ2, F θ1 θ2 भी इस फंक्शन की तरह ही है जो कि तापमान पर डिपेंडेंट है। अब बात करते हैं केस सेकंड की, कि यदि कार्नो इंजन θ2 और θ3 के मध्य कार्य कर रहा है, तापमान क्या है अब आपके θ2 और θ3, तो जो दक्षता होगी नीटा इक्वल टू इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो फाइनली हमें क्या प्राप्त होगा, ऊष्मा का अनुपात इट विल बी Q2/Q3 इक्वल टू F θ2 और θ3। इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हैं। क्लियर है। अब बात करें केस थर्ड की, कि यदि ताप आपके θ1 और θ3 हैं
तो उस स्थिति में Q1/Q3 का मान F θ1 θ3 प्राप्त होगा, इक्वेशन नंबर 3। तो अभी तक हमने क्या किया, अलग अलग तापमान की 3 रेंज हैं, θ1 θ2 θ2 θ3 और θ1 और θ3। इनके मध्य कार्नोट इंजन की दक्षता के फॉर्मूले से ऊष्माओं के अनुपात को ज्ञात कर लिया है। अब इन तीनों समीकरणों का हम आगे डेरिवेशन में काम लेंगे। अब चूंकि Q1/Q3 इसको हम Q1/Q2 मल्टीप्लाई बाय Q2/Q3 इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, Q1/Q3 को हमने Q1/Q2 और Q2/Q3 के फॉर्म में लिख दिया है। तो समीकरण 4 में हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से मान रखेंगे। समीकरण 4 में समीकरण 1, 2 व 3 का मान रखने पर क्या मान प्राप्त होगा आपको? सो वी विल गेट Q1/Q3 इक्वल टू F θ1 θ3 इक्वल टू Q1/Q2 इक्वल टू F θ1 θ2 और मल्टीप्लाई बाय F θ2 θ3, इक्वेशन नंबर 5। तो इस तरह से आपने ये f फंक्शन के रूप में एक नई समीकरण प्राप्त कर लिया। अब इस समीकरण पे ध्यान दीजिए कि इस समीकरण की वैधता कब रहेगी। इस समीकरण का जो वैलिडिटी है ये कब मान्य होगा, जबकि जो फंक्शन f है आपका वो phi θ1 अपॉन phi θ2, यदि ये फंक्शन है f θ1 और θ2। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि यदि ये जो फंक्शन है भिन्न भिन्न तापमानों का, यदि ये इस फॉर्मेट में है, इस तरह से है अंश और हर के रूप में, तभी इस समीकरण की वैधता रहेगी। कैसे, ये आप देख सकते हैं, F θ1 अपॉन phi θ1 अपॉन phi θ3 इक्वल टू phi θ1 अपॉन phi θ2 मल्टीप्लाई बाय phi θ2 डिवाइडेड बाय phi θ3, इक्वेशन नंबर 6। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, समीकरण 5 को इस प्रकार से लिख लिया है, phi θ1 इक्वल टू phi θ1 डिवाइडेड बाई phi θ3 का मान इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यदि ये मान है तो हमने शुरुआत में जो आपकी इक्वेशन थी 1 माइनस Q2/Q1 इक्वल टू F θ1 θ2, और इससे क्या प्राप्त किया था, 1 माइनस F θ1 θ2 इक्वल टू Q2/Q1, और Q1/Q2 का मान आया था आपके पास F θ1 θ2। ये समीकरण शुरुआत में यूज की गई है। तो यदि इस तरह फंक्शन को माना जाए तो इस समीकरण से आपके पास क्या परिणाम प्राप्त होंगे, ये हम देख लेते हैं। इसके लिए अब क्या हो जाएगा, Q1/Q2 इक्वल टू F θ1 θ2, और इस फंक्शन को हमने इस फॉर्म में मान लिया है, phi θ1 अपॉन phi θ2। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब यदि तापमान θ1 का मान θ2 से अधिक है तो क्या होगा, Q1 का मान भी Q2 से ज्यादा होगा।
θ1 क्या है, ऊष्मा स्रोत का तापमान है, और θ2 क्या है, ऊष्मा सिंक का तापमान। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, phi θ1 विल बी ग्रेटर देन phi θ2। कि यदि θ1 और θ2 का मान में क्या रिलेशन है, θ1 ग्रेटर देन θ2, सो Q1 विल बी ग्रेटर देन Q2, और उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास phi θ1 ग्रेटर देन phi θ2। तो हम कह सकते हैं कि जो phi फंक्शन है जो अभी तक ज्ञात था वो किसको डिनोट करेगा, तापमान को व्यक्त करेगा। किसको डिनोट करेगा, तापमान को। इसलिए हम phi θ1 को एक नई टर्म जो कि तापमान को ही व्यक्त करेगा θ1 कह सकते हैं। phi θ2 को हम τ2 कह सकते हैं, और phi θ3 को हम τ3 कह सकते हैं। तो इस तरह से जो फंक्शन था phi वो तापमान के रूप में प्राप्त हो गया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर अब चूंकि phi θ1 इक्वल टू क्या है, τ1, और दिस इज τ2। ओके, सो Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू τ1 अपॉन τ2 कि ऊष्माओं का अनुपात तापमान के अनुपात के बराबर है। तो ये एक आपके पास नया ऊष्मागतिकीय ताप पैमाना है जो कि पदार्थ की प्रॉपर्टीज पर, कौन सा पदार्थ, जो कि थर्मामीटर में काम में लिया जा रहा है उस पर डिपेंडेंट नहीं है। किस पर डिपेंडेंट है, कार्नो इंजन पर और उसकी दक्षता के फॉर्मूले पर। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने क्या अध्ययन किया है, एक ऊष्मागतिकीय ताप पैमाने का अध्ययन किया है जो कि इससे पहले के तापमापियों से डिफरेंट है। आशा करते हैं ये वीडियो, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसका घर पे अध्ययन करें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।